नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स फिर शेखर में। और अक्टूबर मंथ की जो हमने करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू की है तो उसे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन हाँ, एक बात बता रहे हैं, मतलब ज़रूरी है बताना कि दिसंबर में CGL का एग्ज़ाम होना है और कैलेंडर के अनुसार नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही SSC GD का भी एग्ज़ाम होना है। तो इसीलिए GD स्पेशल और SSC का जो CGL एग्ज़ाम होने वाला है, इनके स्पेशल में, मतलब स्पेशल में क्या, क्योंकि GS में चाहे हम CGL की बात करें चाहे हम GD की बात करें, इसमें जो मिसलेनियस टॉपिक्स आते हैं उनका पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए अब हम स्पेशली क्लास स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स की, और कोशिश ये रहेगी, अच्छा कोशिश क्या रहेगी, 100% यकीन रखिए कि जो आप एक बार समझ लेंगे उसे ज़िंदगी में कभी आप भूलेंगे नहीं। इस तरीके से आपको समझा दिया जाएगा, क्योंकि मिसलेनियस टॉपिक बहुत ज़रूरी होते हैं। और GS में एक तरीके से होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड कुछ भी आ सकता है, तो मिसलेनियस टॉपिक्स में ही होता है कि कुछ भी आ सकता है, तो उसे बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। और GS में ये देखिए कि CGL में और GD में आपको कोई परेशानी होगी नहीं। हाँ, और जो सब्जेक्ट हैं उन पर भी फोकस रखिएगा, क्योंकि केवल GS पढ़ने से काम नहीं चलेगा, और सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, GS से संबंधित जो भी कुछ आपके डाउट होंगे CGL और GD, उसके मैं अलग से क्लास चलाऊंगा। और अब यही रहेगा कि एक दिन में आपको कम से कम 2 से 3 वीडियो मिल जाएं, कि करंट अफेयर्स की सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी, और साथ में ही जो मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे या और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसकी क्लास अलग से स्टार्ट हो जाएंगी। तो अक्टूबर मंथ का जो हमारा सेशन चल रहा था उसका एक सेशन हो चुका था, तो दूसरा सेशन है। और अक्टूबर मंथ की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ हैं उसमें एक है वैश्विक भूख सूचकांक, इसे वर्ल्ड हंगर इंडेक्स भी कहते हैं। तो ये सूचकांक 2022 में जारी हुआ। इसमें इंडिया की रैंक रखी गई है 107वीं। 107वीं बहुत बेकार रैंक है ये हमारी। लेकिन हाँ, ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि हमारी भारत सरकार ने ये जो इंडेक्स आया, ये जो सूचकांक आया है, इसे मानने से इनकार कर दिया है। इन्होंने यही कहा है कि इन्होंने भारत की स्थिति को देखे बिना ही रैंक बना दी है, और हम 107वें पोजीशन पर रहते ही नहीं है। खुद सोचिए, 2020 में जब कोविड लॉकडाउन लगा हुआ था, कोविड पीक पर था इंडिया में, तब इंडिया की रैंक थी 94, फिर 2021 में 101, और अब हो गई है 107। तो कोविड के टाइम से तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है ना, और फिर भी इन्होंने रैंक हमारी गिरा दी है। इसलिए भारत सरकार ने इस रैंक को मानने से मना कर दिया था। तो ये न्यूज़ में मतलब हाईलाइटेड हो गई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है विश्व कानून व्यवस्था सूचकांक, कि दुनिया में किस देश में जो कानून की व्यवस्था चलती है, लॉ एंड ऑर्डर चलता है, उसके हिसाब से रैंक दी गई है। तो अच्छा, ये अमेरिका की संस्था है जो इसे निकालती है। तो इसमें पहली रैंक मिली है सिंगापुर को, ठीक है। तो कानून व्यवस्था के सूचकांक में पहली नंबर, फर्स्ट रैंक है सिंगापुर, और भारत को मिली है 60th, मतलब 60वां जो रैंक है, 60th रैंक वो मिली है इंडिया को। अच्छा, ये जो रैंक से संबंधित टॉपिक्स है ना, ये कोशिश क्या बिल्कुल करेंगे कुछ ही दिनों में, जितने भी 2022 के इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं, कौन सी संस्था इसे निकालती है पता है। देखिए, रैंक में जितनी भी रैंकिंग आती है, इनमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कौन सी संस्था इसे निकालती है, इस रैंक में नंबर 1 पे कौन है, इंडिया की इसमें रैंक क्या है, और सबसे लास्ट में कौन है। ये आप अगर पूरा कर लेंगे तो आप यकीन मानिए ग्रुप D से लेके, ठीक है, और UPSC के लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। केवल ये करना है, रैंकिंग में कौन सी संस्था उसे इशू करती है, उस रैंक में नंबर 1 कौन है, लास्ट कौन है, और इंडिया की उसमें पोजीशन या रैंकिंग क्या है। तो ये कुछ ही दिनों में मैं वीडियो बना दूंगा, जो भी 2022 के इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस होंगे, ये सारी की सारी डिटेल्स के बारे में। तो कानून व्यवस्था सूचकांक पे भारत है 60वें रैंक पे, और नंबर 1 पे है सिंगापुर। नेक्स्ट, तीसरी न्यूज़, वैश्विक नवाचार सूचकांक। अच्छा, नवाचार सूचकांक वो होता है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि हमने कुछ नई चीज़ इन्वेंट की है, तो नवाचार, किसी नई चीज़ को इन्वेंट करना। तो ये जो है नवाचार सूचकांक में स्विट्ज़रलैंड है ना, स्विस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे है, और भारत की इसमें रैंक आई है 40वीं। और ये पता है, सिंगापुर जो है इस रैंक में शायद लगातार 12 साल से नंबर 1 है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने सुना होगा ना, वो बौद्धिक संपदा अधिकार। तो अच्छा, बौद्धिक संपदा अधिकारों का जो संगठन है, जो ये
रैंकिंग जारी करता है, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जेनेवा में। सही है। तो बौद्धिक सूचकांक या बौद्धिक संपदा जिसे कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है रैंकिंग में और भारत की रैंकिंग है 40वीं। नेक्स्ट न्यूज़, विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर, भावनगर मतलब गुजरात में खोला गया। अच्छा, सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अच्छा, नेचुरल गैस, जहाँ भी पेट्रोलियम के कुएं होते हैं, पेट्रोलियम के कुएं होते हैं तो उसके ऊपर ही मिलती है नेचुरल गैस, मतलब प्राकृतिक गैस। और जब इसी प्राकृतिक गैस को कॉम्प्रेस्ड, प्रेशर बना के या प्रेशर लगा के कॉम्प्रेस्ड कर दिया जाता है तो उसी को कहा जाता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो दुनिया में इसका पहला टर्मिनल खोला गया है गुजरात के भावनगर में। अच्छा, टर्मिनल का मतलब क्या है? ठीक है, सिंपल है, टर्मिनल बना दिए गए हैं बड़े बड़े, वहाँ पे सीएनजी स्टोर की जाएगी। भावनगर एक पोर्ट है, बंदरगाह है, तो उसके पास एक सीएनजी का टर्मिनल बना दिया। अब टर्मिनल बनाने का फ़ायदा क्या होगा? मतलब विदेशों से जो भी सीएनजी आएगी, मतलब हम उसे इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे, तो स्टोर करने के लिए हमने उसे बंदरगाह पे ही बना दिया है कि हम उसे आसानी से, मतलब उसमें खरीद के उसमें स्टोर भी कर सके और जब बेचना चाहें तो आसानी से बेच भी सके। तो दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल खुला है भावनगर, गुजरात में। नेक्स्ट, यूएन डे, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर को। अच्छा, आज का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर को क्योंकि इस दिन इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन किस साल हुई थी? संयुक्त राष्ट्र जो है ये किस साल स्थापित हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अच्छा, यूएन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, ये इसे नाम दिया गया था, अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, तो उनके द्वारा ये नाम दिया गया था यूनाइटेड नेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? इसका हेडक्वार्टर पड़ता है न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र, क्या ये संयुक्त राष्ट्र की पूरी दुनिया के देशों को इसमें भाग दे लेने का मौका मिलता है? क्या ये ऐसे पहली संस्था है? नहीं, इससे पहली भी एक संस्था थी। जब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक, 1914 से 1918 तक जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद भी एक संस्था बनाई गई थी कि उस संस्था का नाम था लीग ऑफ नेशन। अच्छा, लीग ऑफ नेशन का काम क्या था कि पहला विश्व युद्ध हो गया। क्यों? अच्छा, विश्व युद्ध हुआ क्यों था? क्योंकि पता है, देशों में कम्युनिकेशन था ही नहीं। देश के जो राष्ट्रपति या राजा महाराजा जो भी होते थे वो आपस में बात करते ही नहीं थे। और सिंपल है, जब आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो छोटे छोटे से जो पॉइंट होते हैं ना, वो बहुत बड़ी लड़ाई की वजह बन जाते हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा ही हुआ था, आपस में देशों के बीच में बातचीत है नहीं, कौन किसके सामने को क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, इसी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना कर दी गई और लीग ऑफ नेशन का मतलब ये था कि सारे देश जो भी हैं, जो भी आपस में मनमुटाव हैं, परेशानियां, आपस में बैठ के सॉल्व करें। क्योंकि एट लास्ट अगर युद्ध भी हो गया, ठीक, तो युद्ध के बाद भी समझौता ही होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि पूरे के पूरे देश को ख़त्म कर दो, एक एक उस देश के व्यक्ति को गोली से मार दो, ऐसा तो कभी होता नहीं। युद्ध के बाद भी समझौता ही होना है, तो क्यों ना बातचीत से ही पहले हल निकाला जाए। तो इसीलिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। लेकिन लीग ऑफ नेशन फेलियर रहा। क्यों? क्योंकि लीग ऑफ नेशन की स्थापना होने के बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो लीग ऑफ नेशन का फ़ायदा ही क्या हुआ। तो इसीलिए लीग ऑफ नेशन की तरह ही एक और संस्था बनाई गई, संयुक्त राष्ट्र। आज हम भले ही संयुक्त राष्ट्र की कितनी ही बुराई कर लें कि संयुक्त राष्ट्र, चाइना ने कोविड वायरस फैलाया है, उसे पनिश नहीं किया है, अमेरिका ने इराक में, सीरिया में क्या क्या किया है, अफगानिस्तान में क्या क्या किया है, उसे पनिश किया, हम चाहे कितनी भी कमी निकाल लें, लेकिन एक पॉजिटिव बात संयुक्त राष्ट्र की ये है कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, उसके बाद से कोई भी वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ है, और इसका श्रेय यूनाइटेड नेशन को जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना ही इसलिए हुई थी कि विश्व में तीसरा विश्व युद्ध होना नहीं चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं होना चाहिए? दूसरे विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो हुई थी हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिरा था 1945 में। तो परमाणु बम से इस युद्ध की समाप्ति हुई, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि क्योंकि अब इतने देशों के पास परमाणु बम आ चुके हैं और जैसी न्यूज़ चल रही हैं कि रशिया भी हेल्प करेगा ईरान को परमाणु बम बनाने में, तो अभी तक 9 देशों के पास परमाणु बम हैं, और ईरान के पास अगर परमाणु बम आ जाते हैं, न्यूक्लियर बम आ जाते हैं, तो 10 देश टोटल हो जाएंगे जिनके पास परमाणु बम है।
और अगर अब युद्ध होता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई थी परमाणु बम से, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, इसकी शुरुआत होगी न्यूक्लियर बम से, परमाणु बम से, और ये युद्ध जब ख़त्म होगा तो पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी होगी। इसीलिए थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना ज़रूरी है, और अभी तक यूनाइटेड नेशन इसमें पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़, UN डे हो चुका है। CM डेयरी प्लस योजना, ये मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार है उसके द्वारा चलाई गई है। जो शिवराज चौहान जी हैं MP के CM, उनके द्वारा ये डेयरी प्लस की जो डेयरी प्रोडक्ट हैं या डेयरी को सहायता करने के लिए एक योजना चलाई गई है। और ऐसी योजनाएं जो होती हैं ना वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, खासकर जो राज्य की योजनाएं होती हैं। तो मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, तो MP से ही संबंधित, मध्य प्रदेश से ही संबंधित नेक्स्ट न्यूज़ है, हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो भी बना है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में अब मेडिकल की और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो हिंदी भाषा में कराई जाएगी। अच्छा, सिर्फ हिंदी में नहीं, इंग्लिश में भी होगी, लेकिन अब हिंदी में भी कर सकते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट न्यूज़, भारत का पहला गांव जहां पे 24/7 मतलब हर टाइम एक तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। तो भारत का ऐसा पहला गांव जो 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित होगा तो वो है गुजरात का मोढेरा। तो ये भारत का ऐसा पहला गांव बन गया है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से जो बिजली प्राप्त होती है उस पर निर्भर करता है। अच्छा, खुद सोचिए, गुजरात में है इसीलिए क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के नीचे है, धूप अच्छी खासी पड़ती है 12 के 12 महीने, इसलिए। वरना खुद सोचिए, दिल्ली जैसे शहर में अगर हम कोई ऐसा गांव कर लें कि जिस केवल सौर ऊर्जा से बिजली बनेगी और कोई लाइन वाइन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की और कोई व्यवस्था नहीं है, केवल सौर ऊर्जा से, तो ठंड में तो हम बिना बिजली के ही रहेंगे क्योंकि धूप तो बहुत कम निकलती है। तो क्योंकि यहाँ पे धूप 12 महीने बहुत अच्छी आती है, इसीलिए ये पूरे तरीके से सौर ऊर्जा पे डिपेंड करती है। अब और कोई साधन नहीं इलेक्ट्रिसिटी का, सौर ऊर्जा से ही ये बिजली बनाएंगे। तो मोढेरा भारत का ऐसा पहला गांव बन गया है। नेक्स्ट न्यूज़, विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क, अच्छा दुनिया का जो सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क है ये हरियाणा में गुरुग्राम में बनवाया गया या बनाया गया है। अच्छा, जंगल सफारी पार्क, जंगलों में जाते हैं घूमने के लिए, गाड़ियों में बैठ के, वो जीप में बैठ के सफारी की जाती है ना। तो ऐसे ही, अच्छा ये होता किस लिए? टूरिज्म को इंक्रीज, टूरिस्टों को इंक्रीज करने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो जंगल सफारी पार्क है ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। और नेक्स्ट न्यूज़ है 100% डिजिटल साक्षरता, ठीक है, प्राप्त करने वाली भारत की जो पहली ग्राम पंचायत बनी है वो बनी है पुल्लमपारा, केरल में। तो पुल्लमपारा एक केरल की पंचायत है और ये भारत की ऐसी पहली पंचायत बन गई है जिसने 100% डिजिटल जो लिटरेसी होती है, 100% डिजिटल साक्षरता, इसका जो माइलस्टोन है वो हासिल कर लिया है। तो ये अक्टूबर मंथ की जो सेशन है हमारा दूसरा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे और अक्टूबर मंथ की जो रिमेनिंग न्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।